So in the previous class we were studying about the active and passive immunity. Immunities के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने जाना एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है. एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी in which the whatever type of antigens we are receiving, on the basis of that our body is actively producing some antibodies. That is called active acquired immunity. And passive acquired immunity, where we are acquired the immunities in the form of antibodies, but or antibodies or serum, whatever it is, but in which our body has not done anything. ठीक है. तो अक्वायर करी हुई चीज भी दो तरह की हो सकती है, एक एक्टिव और एक पैसिव. एक्टिव में क्या, आवर बॉडी विल बी मेकिंग एंटीबॉडीज. तो वी आर जस्ट रिसीविंग सम एंटीजेंस. बाहर से हमने केवल कुछ एंटीजेंस लिए हैं और उस एंटीजेंस के बेस पे अपन जो है कुछ एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के अंदर खुद बनाते हैं. आवर बॉडी इटसेल्फ इज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंटीबॉडीज. सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है. और पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी में आवर बॉडी फील्स टू मेक, maybe because the process is slow, or maybe because our body is not able to make only. जैसे हमने पढ़ा कि स्नेक बाइट के लिए, या हमने पढ़ा कि हाँ वो क्या कहते हैं टिटनस का एंटीबॉडीज वो हमारी बॉडी बना ही नहीं पाती है. देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस फॉर विच आवर बॉडी इज नॉट एबल टू मेक एंटीबॉडीज. तो फिर हम किसी और से लेंगे. ठीक है. तो हमने कई सारी बीमारियों के लिए ऐसे एंटीबॉडीज जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करी है. तो इस तरह की जो इम्यूनिटी है उसको हम जो है पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे. तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. मैंने आपको रोल बताया था वैक्सीन का. वैक्सीन जो है सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने डेवलप करी थी. कैसे डेवलप करी थी आपको पता है कि वो ब्रिटेन में थे और उन दिनों स्मॉल पॉक्स जो है काफी ज्यादा हुआ करता था, है ना. एंड वन लेडी रीच टू हिम एंड शी सेड कि यू हैव टू सेव माय सन. अब मेरे घर में जितने भी थे वो सब मर गए. मेरे पास मेरे केवल अकेला बच्चा बचा है, बेटा बचा है. एंड आई वांट टू सेव हिम एट एनी कॉस्ट. वो जो एडवर्ड जेनर थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि देखो मेरे मरना और जीना तो मेरे हाथ में नहीं है. हाँ, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू सम एक्सपेरिमेंट. हो सकता है आपको बच्चा बच जाए. बिकॉज ही हैड कम अक्रॉस नंबर ऑफ काउ लेडीज या वुमेन जो होते हैं, जो औरतें जो गायों की देखभाल करती हैं, ठीक है, जो उनका दूध निकालती हैं या जो उनका साफ सफाई करती है. ये कम टू नो कि उन लोगों को तो पॉक्स हो ही नहीं रहा है, वो तो मर ही नहीं रहे. ठीक है. दोज पीपल वर एक्सपोज टू द मोस्ट ऑफ द डर्टीएस्ट कंडीशन. तो उसने कहा यार उनको क्यों नहीं होता है. At the same time, he was reading some journals and he found that चाइना में कुछ लोगों का एक ट्रेंड है कि अगर वहां किसी को पॉक्स हो जाए तो वो जब वो स्केल्स गिरने लगते हैं सूख करके, ड्राई स्केल्स, पॉक्स आप जानते हैं ना, फुंसियां सी हो जाती है, मोटी मोटी पस भरा रहता है उसके अंदर, वेरी डर्टी इट अपीयर्स. एंड होने के बाद में वो निशान छोड़ जाते हैं माथे, वो कभी रेक्टिफाई नहीं होते वो अनलेस यू अंडरगो प्लास्टिक सर्जरी. तो वो जो पस है वो सूखने के बाद में स्केल बन के नीचे गिरने लगे. तो ये लोग क्या करते थे, चाइनीज लोग, वो जो स्केल निकल रहे हैं उसको लेके दूसरों की बॉडी में, हेल्दी बच्चों की बॉडी पे रगड़ देते थे. एंड दे फाउंड कि वो जिनकी बॉडी पे वो स्केल रगड़े उनको भी पॉक्स नहीं होता, आधे से ज्यादा बच जाते हैं. तो उन्होंने कहा है हो ना हो, आवर बॉडी हैज हैविंग एन एबिलिटी टू डेवलप एंटीबॉडीज व्हेन दे आर एक्सपोज टू सम ऑफ द डेड माइक्रोब्स. और वो जो काऊ होती है उसके अंदर भी पॉक्स होता है, लेकिन वो काऊ पॉक्स जो है वो हमारे में, तो मैंने आपसे कहा कि पैथोजन जो होते हैं दे आर ऑलवेज स्पेसिफिक. तो काऊ के अंदर मिलने वाला पॉक्स इट विल रिमेन इन काउज ओनली, एंड ह्यूमन वाला जो पॉक्स है वो ह्यूमन में रहेगा. तो नेचुरली आर वी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द काऊ पॉक्स. तो काऊ पॉक्स से इस बंदे ने क्या किया, वो लेडी जो आई अपना बेटे को जो लेकर के आई थी, उसने क्या किया, काऊ पॉक्स में से थोड़ा सा पस निकाला, which has got some of the microbes, and that is been introduced into the bloodstream of the child, thinking कि जैसे वो औरतें जो गायों का दूध निकालती है, जो औरतें गायों को नहलाती धुलाती हैं, जो औरतें गायों की साफ सफाई करती है, वो लोग भी तो एक्सपोज होते हैं, तभी तो उनको नहीं हो रहा है. तो उसने भी यही काम कर दिया. उसने कहा लो भगवान का नाम और शुरू कर दो भाई. उस औरत से तो बोल ही दिया मरना जीना मेरे हाथ की बात नहीं है, भगवान ही बचाए. एंड व्हाट टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट दैट चाइल्ड कुड डेवलप रेजिस्टेंस, और वो डेवलप रेजिस्टेंस भी लाइफ लॉन्ग के लिए हो गया. एंड दिस इज हाउ द वैक्सीन्स हैव बीन डेवलप्ड. एंड द वर्ड वोका स्टैंड फॉर काउ.
तो क्योंकि गायों से इसको सबसे पहले डेवलप कराया था, गायों से इससे सबसे पहले निकाला था, तो इसलिए नाम उसने वैक्सीनेशन दिया। हालांकि इट इज डेवलपिंग इम्यूनिटी, सो इट इज एक्चुअल टर्म इज इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन इज वैक्सीनेशन, उसके लिए ठीक था ना। एवरी immunization program which we are using is not actually a vaccination, but the term given is given, है ना। नाम दे दिया किसी ने, अपने बच्चे का नाम कुछ भी दे दिया, सुरेश दे दिया, वो मुंह खोले तो ऐसी आवाज आए कि बंदा उठ के भाग जाए मुंह से, ठीक है। पैदा होते ही बच्चा उसका नाम सुंदरलाल दे दे, और उसके लिए सुंदरता दूर दूर तक नहीं हो। खैर हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा सबसे सुंदर होता है, तो दैट आई शुड नॉट से। माँ बाप ने नाम रखा, उनको तो अपना बच्चा सुंदर ही दिखा होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, we shall start with allergy. The next topic in raw is allergy. Now what is allergy? एलर्जी होती क्या है? एलर्जी एक ऐसा स्वभाव है किसी चीज का हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी कुछ खास तरीके से दिखाती है, एग्जैगरेट मैनर, जो कि दूसरे नहीं दिखा रहे। एलर्जी हम उसी चीज के लिए कहेंगे जो हम में है लेकिन दूसरे में नहीं है। हम ऐसी चीज के लिए एलर्जी नहीं कह सकते। कोई पॉइजन लिया और उसे सब मर गए, हम ये नहीं कहेंगे कि अरे ये एलर्जी टू पॉइजन है। वो तो सभी के लिए पॉइजन है, वो उसमें एलर्जी नहीं कहेंगे। एलर्जी हम एग्जैगरेट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्सटेंस व्हिच इज फाउंड इन सर्टेन इंडिविजुअल्स, नॉट इन ऑल इंडिविजुअल्स। सारे के सारे लोग उससे उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। क्लास में अगर मान लीजिए किसी ने बर्थडे पे केक बांटा, सबने केक खाया, मजे से खाया, लेकिन एक बच्चा केक खाते के साथ ही उसको वॉमिट्स होने लगे, उसकी बॉडी में खुजली होने लगे। लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो बच्चे को इमिडिएटली उसके पेरेंट्स को बुला लिया। पेरेंट्स को बुलाया तो पेरेंट्स ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कि सब ये ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स हो रहा। तो बोले कि अरे इसको एलर्जी होगी, किसी ने इसको अंडा तो नहीं खिला दिया। कि अंडा, अंडा तो नहीं खिलाया, केक खिलाया। हाँ केक में अंडा होता है, इसको एलर्जी है अंडे से, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कोई बच्चा अगर गार्डन में घूमने जाए और उसको छींके आने लग जाए, बॉडी में रैशेस हो जाए, कोई सन में बैठ जाए उसकी बॉडी पे रैशेस हो जाए, चत्ते हो गए हैं, पूरी बॉडी में खुजली चलने लग जाए, या सर्टेन टाइप ऑफ फूड ही ईट और सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन ही टेक, एंड देन ऑल ऑफ सडन द an abnormal behavior is being observed. The abnormality which can be observed in the form of the altered breathing pattern, where breathing may excessively increase or decrease, ठीक है। wheezing साउंड आ सकती है, उसकी बॉडी पे रैशेस हो सकते हैं, उसकी बॉडी पे लाल लाल स्पॉट्स उभर सकते हैं, है ना, या उसको वॉमिट्स हो सकती हैं, या रेडनिंग ऑफ द आईज हो सकती हैं, एंड अदर टाइप ऑफ इरिटेशन। यस, so other type of irritations can be observed. So all these are called एलर्जी। ना एलर्जी जो है वो हमारी बॉडी का एक, एक्चुअली ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव मेजर है। ये बॉडी का अपना खुद का एक तरीका है जिससे हम जो है एडवर्स कंडीशन से, हार्श कंडीशन से बच सकते हैं। लेकिन उसमें से किसी चीज के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया। तो आपने देखा होगा कुछ कारें होती हैं उसमें एक वो एक अलार्म लगा देते हैं, जैसे कोई थेफ्ट अलार्म, जैसे कोई उसका गेट खोलने की कोशिश करे, वहां पी 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 करके शोर मचाने लग जाती है। नाउ दैट हैज गॉट द डिफरेंट सेटिंग्स। कई बार कुछ लोग उसकी सेटिंग इतनी हाई कर देते हैं कि कार को आप जस्ट टच करो, आप कार के पास से निकल जाओ, कोई कुत्ता भौंकने लग जाए एंड कार स्टार्ट मेकिंग नॉइस। घर वाले फट से उठ के बाहर आते, देखते हुए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है, तो कोई तो दिख नहीं रहा है। फिर वो घर जा अंदर जा करके रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कैमरे की, तो कोई भी नहीं था, ओनली अ डॉग जस्ट पास्ड बाय एंड, तो कुछ वो उसकी बॉडी की सुपर सेंसिटिविटी हो गई। जबकि नॉर्मल सेंसर क्या होते हैं, जब ओनली व्हेन सम जर्क्स आर गिवन, सम हार्श टच इज गिवन, समबडी इज पुश्ड इट, सब किसी ने धक्का दिया, किसी ने टक्कर मारी, तभी उसमें वो अलार्म आना चाहिए। ये अलार्म कुछ ऐसा हो गया, जरा सा कुछ हिला, जरा सा किसी कुत्ते ने भौंका ऑन अलार्म शुरू, तो ये एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स है, दिस इज नॉट गुड। हमारा बॉडी का भी कुछ ऐसा ही है। हमारे बॉडी के अंदर होना ये चाहिए था कि कुछ मतलब सीवियरली एबनॉर्मल कंडीशन हो, देन आवर बॉडी शुड रेस्पॉन्ड। लेकिन our body started responding to some of the pollen grains, some of the type of chemicals, some of the type of food items, some of the type of medicine which are not being shown by the other people.
तो ये एक सुपर क्या कहते हैं एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स है, इसको हम कहेंगे एलर्जी। तो देखिए, डिड इट हैपन टू यू व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग? कोई बहुत दिनों से बंद कमरा हो, मान लीजिए आप किसी नए शहर में गए हो, आपने कहा हो कि चलो यार यहाँ मकान ढूंढ लेते हैं, रहेंगे। हॉस्टल में आते हैं बच्चे, बेचारे आसाम से आ रहा है, कोई कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है। अब आकर के जब तो घर घर जाते हैं, ढूंढते हैं भाई क्या कोई है, तो किसी ने कहा पीजी रख लेंगे सर, एक कमरा है पीछे है, हाँ गैराज का है, चलिए ठीक है दिखाओ। जैसे दिखाते हैं तो क्या वो ह्यूमिडिटी के कारण वहां पे कई सारे टाइप के फंगाई वगैरह आ जाते हैं। तो जैसे उसको ओपन करते हैं, द चाइल्ड में गेट स्नीजिंग, wheezing with no explained reason, कुछ तो दिख नहीं रहा है, कोई डस्ट नहीं है वहां पे, but child starts sneezing. Why? Because that room was closed for so many days and it has got fungal growth, and because of that there are so many minute spores are there in the air, and the spores have got some particular type of biotic substances, maybe protein. So when his body comes in contact with those substances, he starts showing allergic response, which are others are not showing. वो मकान मालिक बेचारा वो तो आराम से खड़ा होगा, तो रोज ही दिखाता होगा, पता नहीं कितना, उससे पहले भी कई आकर के देख के गए होंगे, किसी ने कोई रेस्पॉन्स, इसने दिखाया। तो यू स्टार्ट स्नीजिंग, wheezing with no explained reason, and when you come away the symptom disappear. It depends, एकदम नहीं खत्म होंगे, ऐसा भी नहीं कि जैसे हम उधर गए इमीडिएटली विल स्टार्ट, ऐसा भी नहीं कि इमीडिएटली हम वहां से हटे वो खत्म हो जाएगा। इट डिपेंड्स, इतने डिपेंड्स कि वो दो सब्सटेंसेस व्हिच कम्स इन द बॉडी वो किस डिग्री तक गए। समटाइम इट मे टेक 2 to 5 minutes, समटाइम मोर, समटाइम ऑल्सो मोर। कभी हो सकता है कि बिना मेडिसिन लिए तो ठीक ही नहीं होंगे। कई बार देखा होगा आपने कि कुछ कई लोग कहते हैं कि वो चींटी खा गया होगा, पित्ती आ जाती है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये कुछ और कुछ है। तो यहाँ ये सारे जो है ये हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स है ना। तो ना सम ऑफ यू मे बी सेंसिटिव टू सम टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन द एनवायरमेंट। द अबव मेंशन्ड रिएक्शन could be because of the allergy of pollen। किस चीज से हमें एलर्जी हो सकते हैं? हमको pollen से हो सकते हैं, माइट से हो सकते हैं, डस्ट से हो सकते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ फूड से हो सकते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ क्या कहते हैं केमिकल से हो सकते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन से हो सकते हैं। जिन जिन से हो सकते हैं उनको मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। वी मे गेट एलर्जिक अगेंस्ट सर्टेन फूड, certain food, chemicals, clothes, then medicines, soaps, and other cosmetic items. कई जनों ने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, कान पक जाता है, गोल्ड पहनते हैं, नो प्रॉब्लम। गोल्ड इज इनर्ट सब्सटेंस, वो तो मतलब ऑलमोस्ट इनर्ट है, वो किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है, अपने हाल में खुश है। दैट इज व्हाई वी आर वेयरिंग गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड से किसी का कान को कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरों से एलर्जी है कान, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं कॉस्मेटिक आइटम्स एक्सेट्रा, तो इनके साथ में नाउ जो पेनिसिलिन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए मेडिसिन, आपने पढ़ा पेनिसिलिन की भी डिस्कवरी कुछ ऐसी हुई थी, एडवर्ड जेनर जैसी, है ना। उसकी डिस्कवरी जब हुई थी तो क्या हो गया, मतलब इनिशियल दैट टाइम कोई भी बीमार हो, किसी भी टाइप का बीमारी वाला हो, सबको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा। मेनी यूज्ड टू सर्वाइव, मेनी यूज्ड टू डाई। अब उस टाइम तो मौत सस्ती थी क्योंकि मेडिसिन वर नॉट वेरी मच अवेलेबल, तो मर गया कोई तो इतना बड़ा हावल्ला नहीं होता था जैसा आजकल होता है। आजकल तो हॉस्पिटल तोड़ देते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत, तो पहले दैट इज व्हाई एवरी हाउस एवरी फैमिली यूज्ड टू हैव 8 8 9 9 चिल्ड्रन के भाई जो है जवानी तक जाते जाते कुछ तो बच जाए, ठीक है। तो उस टाइम मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, डेथ रेट वाज वेरी हाई, और वो पता नहीं था, तो कुछ लोग बच जाते थे, कुछ लोग। बाद में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी केम टू नो कि पेनिसिलिन इज नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन, एंड देन उसका टेस्ट करने लगे। तो फिर क्या होता था, जब हम छोटे थे, हम कभी हॉस्पिटल में आते थे, कभी पेनिसिलिन देना होता था, तो एक छोटा सा स्मॉल, दैट इज नॉट इवन
1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर का करीब एक डोज यहाँ पे लगा देते थे। और वहाँ पे पेंसिल से या पेन से the nurse used to put a circle and she used to say कि sit down there for 5 minutes, 5 मिनट वहां बैठ जाओ। 5 मिनट के अंदर फिर वो नंबर आता था तो शी यूज्ड टू कॉल, हाँ भाई आपको कोई तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है, एलर्जी है, खाज खुजली कुछ हो रहा है, आपको कुछ टाइप का अनईजीनेस लग रहा है, वॉमिटिंग वगैरह आ रही है, अगर ऐसा कोई भी होता है तो उनसे बोलते हैं कि टेक दिस स्लिप एंड गो टू द डॉक्टर एंड गेट योर मेडिसिन चेंज। क्योंकि अगर उसने पूरा वाइल दे दिया, ये तो आधा मिलीमीटर दिया है, आधा मिलीलीटर देने पे तो उसके साथ में ऐसा हो रहा है, अगर पूरा 5 ml 10 ml जितना उसका प्रेस्क्राइब डोज अगर पूरा दे देंगे तो पता चलेगा कि स्वर्ग सुधार जाएगा। ठीक है, तो वो मरना तो बेचारा मेडिसिन से बीमार होकर के तो कई दिनों बाद मरता, वो इमीडिएटली मर सकता। तो इसलिए क्या है कि हम जो है वो पेनिसिलिन के साथ में एलर्जी का टेस्ट करना शुरू किया था। आज की तारीख में हमको मालूम है बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके कारण एलर्जी होती है। ठीक है, एंड एस्थमा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलर्जी। तो आज की तारीख में हम जो है अगर किसी को एलर्जी है तो उनके लिए हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो द टेस्ट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वाइल्स, छोटे छोटे वाइल्स रहते हैं, डोजेस अवेलेबल रहते हैं। जो टेस्ट करता है स्किन वाला जो डॉक्टर होता है, जो भी एलर्जी का डॉक्टर होता है, whenever somebody has got allergy they have to approach to those doctors and they will call you on the different days, है ना, ये लंबा प्रोसेस है। और उसके अंदर वो अलग अलग चीजों का, किसी दिन पॉलन के, किसी दिन कोई सोप में मिलने वाले कोई जो सब्सटेंस है उनका, कभी किसका अलग अलग चीजों की छोटे छोटे क्वांटिटी जो है मोबाइल के फॉर्म में वो देते हैं, बॉडी को एक्सपोज कराते हैं, एंड देन दे नोट इफ देयर इज एनी चेंज एंड देन दे पिन पॉइंट दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस फॉर विच द एलर्जी इज देयर। एंड सपोज दैट एलर्जी इज बिकॉज ऑफ सम कॉस्मेटिक आइटम, दे मे सिंपली आस्क यू नॉट टू यूज दिस। माय सिस्टर हैड एलर्जी विद लेवेंडर सोप। ठीक है, उनके घर में वही सोप आता था एंड शी यूज्ड टू हैव रेडनिंग ऑफ द आईज। डॉक्टर्स ने काफी टेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं मिल रहा उनको आइटम, फिर फाइनली यही करा उनका, वीक टू वीक शी इज बीइंग कॉल्ड एंड देन टेस्ट होता था एंड बाद में मालूम पड़ा कि शी हैड एलर्जी टुवर्ड्स द लेवेंडर which is being used in the soap, and then doctor asked not to use that soap, discontinue that soap and कोई दूसरा suitable soap दिया, तो उसके साथ में उसकी वो एलर्जी चली गई। Now allergy can be because of the carpets, जो उसके कारपेट की डस्ट निकलती है, फाइबर्स निकलते हैं। It may be because of certain pets which are in a home, because of the birds, उनकी बॉडी से जो स्किन होती है, वो फेदर्स होते हैं, उसके साथ में डेंड्रफ होते हैं, वो निकलते रहते हैं। ठीक है, इट मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन केमिकल्स एक्सेट्रा, तो वो मैंने लिखे हैं। Now definition is the exaggerated response of the immune system to a certain antigen present in the environment. Now लिखा है clearly it is antigen and antigens are proteins। ठीक है, एंटीजन प्रोटीन होते हैं। तो ये जितने भी एलर्जिक सब्सटेंस हैं दे आर प्रोटीनियस इन नेचर। ठीक है, वो सिंथेटिक फाइबर से उतनी एलर्जी नहीं होती है जितनी की जूट से और दूसरे सिंथेटिक में। रेयन इज वन ऑफ द थिंग व्हिच इज कॉजिंग एलर्जी। पॉलिएस्टर से कुछ एलर्जी हो जाती है बिकॉज दे आर क्लोज टू प्रोटीन। ठीक है, पॉलिएस्टर और रेयन जो है वो एक्चुअली दे वर स्टडीड, मतलब वो नेचुरल फाइबर्स को स्टडी करके हमने आर्टिफिशियल फाइबर बनाया, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, द सब्सटेंसेस टू व्हिच द इम्यून रिस्पांस आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड एलर्जेन। ठीक है, जिनसे एलर्जी होती है उनको क्या कहते हैं, एलर्जन। वर्ड जन जहाँ पर लग जाता है इसका मतलब जनरेट। ठीक है, तो एलर्जी जनरेट करने वाला एलर्जन, हमने बार बार पढ़ा है, जहाँ पे भी वर्ड जन लग जाता है उसका मतलब टू जनरेट, तो एलर्जी जनरेट कर रहा है एलर्जन। ठीक है, तो ये वर्ड हो गया एलर्जन। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन दिस आर इज ऑफ IgE टाइप। हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि 5 तरह के एंटीजेंस होते हैं, सॉरी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, और वो इम्यूनोग्लोबिन्स, those immunoglobulins are found in the form of antibodies। तो यहाँ पे कौन से वाले आएंगे, IgE टाइप के। The common example of allergens are mites in dust, pollen, animal dander, etc. Symptoms of allergen, ये जरूरी है, ये देखिए symptoms of allergen reactions क्या क्या है उसमें। स्नीजिंग हो सकता है, छींके आ सकती है, वाटरिंग ऑफ आई हो सकती है, रनिंग ऑफ नोज हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है, ईचिंग हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है ना, होता क्यों है एलर्जी। क्लास 11th पढ़ा अपन ने, चैप्टर अपना था 11th में टिश्यूज वाला, कौन सा चैप्टर था, 7th चैप्टर।
7th चैप्टर एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में हमने पढ़ा है कि जो स्किन होती है उसमें जो टिश्यूज मिल रहे हैं उसमें जो सेल्स मिल रही हैं वो कौन कौन से 4 तरह की सेल्स मिल रही हैं, कौन कौन से मिल रही हैं? इफ एनीबॉडी ऑफ यू कैन टेल। अगर मैं बोलूं कि एक फाइब्रोब्लास्ट होती है तो बाकी कौन कौन सी है? फैट स्टोरिंग सेल्स को क्या कहते हैं? फैट स्टोरिंग सेल्स को क्या कहते हैं? एडिपोज। पूछते हैं। और एडिपोसाइट्स। ठीक है। थर्ड वन इज मैक्रोफेग्स। और the fourth one which is there is mast cells, MAST, mast cells. Do you remember mast cells? तो 4 तरह की सेल्स मैंने आपको बताई है ना, आपको याद होनी चाहिए ये, है ना। एरियोलर टिश्यू में और एडिपोज टिश्यू में दोनों में मिलती है। एडिपोज में एडिपोज मिलेंगे, अदरवाइज एरियोलर में एडिपोज नहीं मिल रही है, बाकी 3 तो मिल ही रही है। ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे जो फाइबर प्रोड्यूस करेंगे, एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर। द सेकंड वन इज phagocytes are there, macrophages are there which will killing the foreign bodies, कच खाने वाली। वो जो तीसरी तरह की सेल्स है वो मास्ट सेल। नाउ मास्ट सेल्स क्या है? दे कंटेन 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस, दैट इज द आइदर वो हिपेरिन रहेगा या फिर वो क्या कहते हैं ये एलर्जी कॉज करना, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, ये सब्सटेंस कंटेन कर रहा है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये सब्सटेंस क्या होता है? ये एलर्जी कॉज करने वाले सब्सटेंस हैं। इन्हीं से हमारी बॉडी को जो है जितने भी टाइप के एबनॉर्मल बिहेवियर हम देख रहे हैं वो देखने को मिलेंगे। इन्हीं से हमारी बॉडी को खुजली होगी, इन्हीं से हमारी बॉडी का स्वेलिंग हो जाएगा। आप देखिए मस्किटो बाइट करता है, दैट पर्टिकुलर पार्ट स्वेल्स। सेम इज डन विद द चींटी, जब एंट बाइट कर रही तब भी ऐसे ही होता है, वास्प बाइट करेगा तब भी हो। दैट इज इफ एनी फॉरेन पार्टिकल एंटर्स इन आवर बॉडी, दैट पर्टिकुलर पार्ट swells. Now why it is swollen? So the mast cells ruptures and the mast cells will release histamine and serotonin. ये क्या है? ये उस पार्ट को सुझा देते हैं, इस पार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन क्या होता है? द मास्ट सेल्स, द फैगोसाइट सेल्स, द मास्ट सेल, द मैक्रोफेग्स एंड फैगोसाइटिक सेल्स जो होंगे वो सब वहां आती है, एंड दे स्टार्ट ईट अवे दीस फॉरेन बॉडीज, न्यूट्रलाइज देम, एंड इफ दैट इज बीन न्यूट्रलाइज, थोड़े टाइम में वो वापस सबसाइड हो जाएगा। इफ इट इज नॉट, द रिस्पॉन्स विल बी लॉन्गर। ठीक है, तो वो इन केस ऑफ मस्किटो बाइट एंड इन केस ऑफ एंट बाइट वो एक छोटे से रीजन में रह गया, ओनली अ फ्यू सर्टेन सेल्स आर अफेक्टेड, तो केवल उन्हीं सेल्स के अंदर देखने को मिले। बट व्हेन इट इज इन द टिक्स एंड माइट्स एंड द pollen grains and the substances which has gone through food in the body and through respiration into the body or through other type of ways by which it entered in the body, तो उसका मास हमको इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये लिखा है एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। तो जब हम किसी एलर्जिक पेशेंट को मेडिसिन देंगे वो कौन सी देंगे? एंटी हिस्टामाइन, एंटी सेरोटोनिन, और ये तो वापस से वही सब्सटेंस हो गए, कौन से? दैट इज स्टेरॉइड। और क्योंकि ये स्टेरॉइड्स हैं तो फिर इनके असर जो है वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यह कोई हैबिचुअली देने वाली चीजें नहीं है, किसी को हम हैबिचुअली नहीं दे सकते हैं। दिस इज व्हाट वाज दिस कॉम्बिनेशंस वर गिवन टू दोस पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्लैक फंगस एंड ऑल, है ना। और वो दो जो सॉरी ब्लैक फंगस क्या, वो कोरोना, क्योंकि उनको ब्रीदिंग होती थी, उनको डिफिकल्टी होती थी ब्रीदिंग में, तो ये भी एक रिस्पॉन्स है। जब कोई एलर्जी होती है ब्रीदिंग में व्हीजिंग साउंड क्यों आ रहा है? बिकॉज जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट हैज गॉट म्यूकस, and mucus when secreted in the excess amount, तो जो diameter है trachea का, that has been reduced, and when the diameter is reduced because of the excessive secretion of mucus, then we find difficulty in breathing.
तो हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन के लिए ये इन्हीं के कारण हो रहा है। तो इनके लिए एंटी हिस्टामाइन या सेरोटोनिन एंटी सेरोटोनिन सब्सटेंस लेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी रिड्यूस्ड एंड द थिंग विल बी अगेन द डायलेटेड, द ट्रैकिया विल बी अगेन डायलेटेड एंड ब्रीदिंग विल बी नॉर्मल। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस के नाम याद रखिए, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स आ गया यहाँ पे। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द रोल ऑफ मास्ट सेल्स। क्लास 11th में तो शायद आपको बताया नहीं होगा। मास्ट सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल अक्रॉस द स्किन ये मिलती है। और इसलिए क्या हम बार बार खुजली होती रहती है, हमको कुछ भी चीज लग गई, कुछ भी काटा, फॉरेन बॉडीज में काटा है, कहीं पे ज्यादा लाइट पड़ रही है, कहीं पे यूवी रेज आ रही है, कुछ और टाइप का। ठीक है, तो दे मे हैव। नाउ it further depends from person to person, not every person will have the same type of response। ठीक है, for determining the cause of allergy जो मैंने अभी बताया, the patient exposed or injected a very small dose of possible allergen। तो बहुत सारे हमने करीब 200-250 ऐसे एलर्जेंट सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिनके कारण एलर्जी होती है, मे इट बी बिकॉज ऑफ द एग। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ के हर चॉकलेट के ऊपर लिखा हुआ है इसमें पीनट्स हैं या नहीं है। मैंने ऐसा पूछा, मैंने पीनट्स क्या है यार, पीनट्स तो हम तो चलते फिरते खाते हैं। बट इन ऑस्ट्रेलिया लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव गॉट एलर्जी टू पीनट्स। वो मूंगफली खाते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। एंड देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर एलर्जिक टू व्हीट। तो व्हीट की भी बनी हुई कोई चीज नहीं खा सकते। इफ सपोज दे हैव टू ईट, अगर उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया व्हीट खाना ही है, तो दे हैव टू टेक सम एंटी एलर्जन टैबलेट्स। ठीक है, सो इट वाज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग टू मी। हम इंडिया में रहने वाले तो हमको कोई वही नहीं है। ठीक है, हमको एलर्जी बहुत रेयर होती है, और उसका कारण क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो देखिए, द यूज ऑफ द ड्रग लाइक एंटीहिस्टामाइन एंड एड्रेनालिन steroids quickly reduces the symptom of allergy। याद रखिए, लिखा है यहाँ steroids। Steroids are not a thing which we can play with। Steroids are always dangerous, so they should always be taken under the guidance of a doctor, है ना। क्विकली रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। अब किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो पहला उसका काम तो ये उसको सांस लेके मतलब सांस ले करके जिंदा बनाए रखना है, ताकि हम उसको स्टेरॉइड देंगे। लेकिन अब उसके दूसरे इफेक्ट होंगे काउंटर, उनको चेक करना जरूरी है ना। समहाउ मॉडर्न डे, ये देखिए अब ये लाइन क्या लिखा, समहाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज रिड्यूस्ड और रिजल्टेड लोअरिंग आवर इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिव टू द एलर्जेंट। देख रहे हैं ना आप कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, हम बच्चे को फिल्टर्ड पानी घर से लेके जाओ, बच्चे स्कूल में नहीं पीना है, स्कूल में फिल्टर लग रहा है तो पीना है। अब स्कूल का फिल्टर जाने कब साफ हुआ होगा, वाटर टैंक होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड स्कूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल्स इन जनरल। तो हम जानते हैं, है ना, और कितने रिलीजियसली काम करते हैं लोग बात, कितने फेथफुल हैं ये भी हम जानते हैं। भारत में आपको ईमानदारी से काम करने वाले कितने % लोग मिलेंगे। तो आप उनको काम दे दो, भाई आज तुमको टंकी साफ करनी है, बनाओ। प्रिंसिपल तो बैठे ऑफिस में, टंकी साफ करने वाला ऊपर जाए, बीड़ी पी रहे, बैठ जाए, थोड़ा पानी इधर उधर फेंक दे, वापस आ जाए, हु नोस हु इज गोइंग टू काउंटर चेक इट। तो दीज ऑल थिंग्स आर मस्ट। ठीक है, तो ये जरूरी है ना। इससे क्या हो रहा, हमारे बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप कर रही है। वी आर एक्सपोज टू द एंटीजेंस राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। लेकिन आजकल के बच्चे क्या हो रहे हैं, वो ऐसा पानी नहीं पी रहे हैं, वो मिट्टी में नहीं खेल रहे हैं, मम्मी पापा उसको बाहर ही नहीं निकलने देते हैं। छोटा बच्चा बेचारा घर में बैठा है, वीडियो गेम ही खेल रहा है, अपना घोड़ा हाथी चला रहा है। ठीक है, वो कभी धूल में गया ही नहीं है। हम छोटे थे तो गिल्ली डंडा खेल रहे, गुलाम दाल खेल रहे हैं, रेत के अंदर मकान बनाते थे, आइस पाइस खेल रहे होते थे, पूरी तरह डस्ट में होकर के आते थे घर में आके 2-3 चांटे पे पड़ते थे सीधे बाथरूम। ठीक है, बट दैट हैज डेवलप्ड नंबर ऑफ दिस इम्यूनिटी अगेंस्ट नंबर ऑफ थिंग। आजकल के बच्चों, हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर आई मेट वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट चाइल्ड, है ना, उसकी मम्मी से मिला मैं। तो मम्मी ने कहा कि मतलब वो शी वाज वेरी गुड फैमिली, एंड उन्होंने मेरे से कहा कि हम जो है अपने बच्चों को जानबूझ के मिट्टी में खिलाएं।
उन्होंने अपने वो बच्चों को बाहर तो नहीं जाने दे सकते हैं क्योंकि सेफ्टी इशू है ना, तो वो बाहर से मिट्टी मंगवाते थे और बच्चों से खेलते थे कि अपने गार्डन में मिट्टी पड़ी है उसमें खेलो, ठीक है, सो दैट इम्यूनिटी कैन बी डेवलप, सो दैट इम्यूनिटी कैन बी डेवलप। आज जिनके घर में बचपन से ही पैरेट हैं, जिनके घर में बचपन से ही कुत्ते हैं, उनको नहीं होती उनकी एलर्जी, लेकिन जिनके पहली बार लगाएंगे तो उनको हो सकती है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू दोस टाइप ऑफ कंडीशन। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज इन इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जी एंड एस्थमा ड्यू टू द सेंसिटिविटी to the environment, and this could be because of protected environment provided in the early life। तो क्या नहीं करना चाहिए? हम ये भी नहीं कह सकते, हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि आज आप उसको कहीं का भी पानी पीने दीजिए, बट वी यूज्ड टू डू। हम छोटे थे, बाहर खेलते रहते थे, अब हम पानी पीने घर में गए तो मम्मी वापस नहीं जान देगी, हो गया बहुत हो गया, नाउ टेक बाथ एंड सिट फॉर स्टडी, ठीक है। तो बाहर के ही पानी पीना है, किसी का प्या हुआ पी लिया, किसी और आंटी के घर चले गए पानी पीने, किसी का टैप लग रहा है बाहर उससे ही पी लिया। तो वी यूज टू डू ऑल दो से, तो हमने कोई सा भी पानी पी लिया, हम कोई से भी टाइप के कंडीशन में रह ली, सो ठीक है, वी आर गॉट एलर्जी इम्यूनिटी। आजकल के बच्चों को कहाँ हो सकता है ये सब, ठीक है। तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं बच्चे इधर उधर, खा ले तो चलिए, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट मीटिंग। So then we came to know that what is immunity. Immunity is actually our body's own system to protect us from the various type of adverse condition. And allergy जो है वो immunity का ही एक रूप है। Allergy is one of the way in which in which our immune system is protecting us from the adverse conditions, है ना। वो अपने आप को एक तरह से अलार्म दे देते, भैया ये जो जगह पे आप जा रहे हो यहाँ पे बहुत ज्यादा एंटीजेंस हैं और ये आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। So your body immediately respond to it exaggerate manner so that you can protect or prevent yourself against that type of thing। तो एक्चुअली उसमें हो क्या रहा है, उसमें एंटीबॉडीज ही तो काम आ रहे हैं, इम्यूनोग्लोबिन जी तो काम आ रहे हैं व्हिच इज एंटीबॉडीज, तो वो इट इज अ पार्ट ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर स्टडीइंग ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या, वर्ड ऑटो स्टैंड फॉर सेल्फ, इम्यूनिटी तो हम पढ़ ही चुके हैं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फॉरेन थिंग या पैथोजन। लेकिन कई बार क्या हो सकता है, हमारा बॉडी अपनी खुद की सेल्स को रिकॉग्नाइज करना भूल जाए, बॉडी फेल टू रिकॉग्नाइज आवर सेल्फ सेल्स, है ना ना। इसका लॉजिक क्या है उसको समझना अभी हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है एकदम, तो इमीडिएटली इट इज स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस। आवर बॉडी रिकॉग्नाइज आवर ओन सेल्स, जैसे हमने अपने स्कूल के सारे बच्चों को एक यूनिफॉर्म दे दिया, या कोई भी बैंक में जाएं या कोई भी रेलवे में जाएं या एयरपोर्ट में जाएं, तो हम लोगों क्या है, हम सबको एक तरह का यूनिफॉर्म दे देते हैं, उसके साथ में हमने उनको एक कार्ड भी लटका दिया, ठीक है। सो इन केस ऑफ डाउट यू कैन कैच एनीवन, यू कैन आस्क हिम टू शो द आईडी, आस्क हिम टू क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं आप उनसे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये हमारा ही स्टाफ है या नहीं है, ठीक है। So the same manner our body should also be able to recognize the self and non-self। तभी तो नॉन सेल्फ से हमारी बॉडी पंगा ले कि बोले अरे भैया आप कौन, हमको तो देखा, आपको तो देखा नहीं आज तक कभी इस जगह पे, मैं कहाँ से आ गए आप, और फट से चाकू घोंप देना है उसके और उसको मार देना है, उसको चांस नहीं देना है कि वो हमको बीमार करे। वो तो हमारा बॉडी का कॉमन सिस्टम है। लेकिन इफ आवर बॉडी फेल टू रिकॉग्नाइज आवर सेल्फ सेल्स, वो हमारी खुद की सेल्स को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दे, तो क्या होगा, वो हमको भी मारने लग जाएगी। एंड दैट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, ठीक है। थैंक गॉड कि अभी कोई ऐसा ऑटो इम्यूनिटी नहीं आया जो पूरी बॉडी की सारी सेल्स को मार देता हो। हमने कुछ ऑटो इम्यूनिटी देखा है वेयर द सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स आर बीन किल्ड बाय द और इम्यून सिस्टम, तो उसको हम कहेंगे ऑटो। तो देखिए ऑटो इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या लिखा है, द मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन द हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड फॉरेन बॉडीज, कि वो फॉरेन बॉडीज को पहचान सकती है फ्रॉम द सेल्फ। अगर ऐसा नहीं होगा
स्कूल में कोई बच्चा आया, कोई दूसरा बच्चा आ गया, हम कैसे पहचानेंगे? भैया आप यूनिफॉर्म में नहीं, तो आपने उस बच्चे को बुला लिया जो यूनिफॉर्म में नहीं है, कम है, कम है, कम है, व्हाट्स योर नेम, आर यू ऑफ दिस स्कूल? तो बोले कि यस सर, वेयर इज योर यूनिफॉर्म? सर टुडे माय बर्थडे। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा विच क्लास यू आर इन? अच्छा कॉल सम अदर चाइल्ड ऑफ योर क्लास। अब अगर वो इसी स्कूल का बच्चा होगा तो किसी और बच्चे को बुला ले, नहीं है तो फिर लफड़ा। ठीक है, और यू कैन क्रॉस क्वेश्चन हिम, अच्छा हु इज योर क्लास टीचर, विच पीरियड इज देयर, वेयर आर यू गोइंग, हुम डिड यू आस्क? और फिर भी डाउट रहेगा तो क्लास में ले जाएगा बच्चे को, भाई ये आपकी क्लास का बच्चा है क्या? ठीक है, सो ये सब हम कर सकते हैं। बॉडी के पास ये अपॉर्चुनिटी है क्या? डू बॉडी हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस क्वेश्चन सो मेनी थिंग्स? Body is recognizing only by the antigen protein. If antigen protein is there which is of our body, well and good. हमारा बॉडी का नहीं है, किसी और बॉडी का है, खत्म कर दीजिए इसको। सो आप सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, इफ माय ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव, सपोज ड्यू टू सम रीजन और अदर किसी ने ए पॉजिटिव का कुछ थोड़ा सा ब्लड डाल दिया और इमीडिएटली बाद में रिकॉग्नाइज, और ये तो गलत हो गया, ये तो ए पॉजिटिव चला गया इसके। ठीक है, तो सपोज 50 ml blood बाहर से गया, our body will immediately fight against them because antigen, ब्लड ग्रुप ए के आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, और ब्लड ग्रुप बी के आर्टिजन जो मेरी खुद के बॉडी का ब्लड है वो बी है, और बी के आरबीसी के ऊपर एंटीजन क्या है, बी टाइप का। तो माय एंटीबॉडीज ऑफ बी विल नॉट फाइट अगेंस्ट बी, रादर इट विल फाइट अगेंस्ट ए। तो एंटीबॉडी बी विल फाइट अगेंस्ट एंटीजन ए एंड वो उसको कोगुलेट करने लगेगी। ठीक है, तो हाउ इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कि भैया इसका एंटीजन ए है और हमारा एंटीजन तो बी होना चाहिए, तो ये बाहर का है, चलो इसको खत्म करो। The same strategy is being adopted for against any pathogen. ठीक है, तो now while we still do not understand the basis of this, two corollaries are there that this ability to be understood क्या है, वन क्या है, पहला क्या कह रहा है, higher vertebrates can distinguish between foreign molecule as well as foreign organism। फॉरेन मॉलिक्यूल्स को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था, अगर आपके कांटा चल जाए बॉडी के अंदर या कोई लकड़ी के फांस घुस जाए, our body recognizes ये तो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, नाउ इट इज नॉट ए लिविंग, इट इज नॉट ए लिविंग, लेकिन हमारा बॉडी पहचान जाता है कि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। आपने पढ़ा सुना होगा कई बार, वो वर्ल्ड वॉर हुआ था तब कोई गया था और उसकी बॉडी में अभी तक चल रहा है बंदूक की गोली का, इसकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, या कर रही भी होगी तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट उसने चारों तरफ जो है एक तरह का फाइब्रस कोटिंग बना लिया हुआ, सो दैट इट इज नो मोर बीन रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन मेटल्स व्हिच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। स्टील इज वन ऑफ द थिंग, दैट इज व्हाई हम किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, हम स्टील की प्लेट लगा देते हैं, स्टील के स्क्रू कर देते हैं, और बॉडी डजंट रिकॉग्नाइज। नाउ वी कैन नॉट मेक द स्टील वॉल एंड पुट इट इन द हार्ट। हार्ट का वॉल खराब हो जाता है कई बार, तो स्टील का बना के नहीं डाल सकते, वो तो हमको कोई बिल्कुल लाइट सब्सटेंस का डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम कुछ खास तरह के प्लास्टिक का बनाते हैं, बट दैट प्लास्टिक कैन बी रिकॉग्नाइज इन द बॉडी। तो फिर हम क्या करते हैं, एक खास सब्सटेंस होता है, उसको कहते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड जो है उसकी लेयरिंग से कोटिंग कर देते हैं उसको, दैट इज एन ऑलमोस्ट इनर्ट मेटल, नॉट इनर्ट बट मतलब वो आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, तो उनसे ये कोटिंग कर देते हैं, तो क्या होगा फिर वो बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो दैट इज हाउ वी आर ट्रांसप्लांटिंग द वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स हमारी बॉडी में। जब भी हमको स्टंट डालने होते हैं, वॉल्व डालना होता है, स्क्रूज लगाने होते हैं, कुछ और चीजें होती हैं। अभी दिस बिकॉज ऑफ द ब्लैक फंगस नंबर ऑफ पीपल गॉट देयर एंटायर पोर्शन जो है वो डिकम्पोज हो गया, जैसे कि आंख का हो गया तो इतना पोर्शन काट के निकाल दिया। अब क्या करेंगे, इतने पोर्शन गड्ढा हो गया, वहां आंख तो गई, उसके आसपास का भी पूरा रीजन, तो फिर वहां हड्डियां तो बना नहीं सकते हम, और किसी और की हड्डी तो लगा भी नहीं सकते हैं, तो क्या विल बी हैव टू मेक द स्पेशल प्लेट्स एंड दे विल बी कोटेड विद द टाइटेनियम ऑक्साइड, और वो उसको बना करके वहां पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो कस्टमाइज रहेगी, हर बॉडी का साइज अलग अलग रहता है उसके हिसाब से, सो दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव ऑफर। एंड अब क्या करना है, जिंदा रहना है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ है, तो हमारी बॉडी
फॉरेन मॉलिक्यूल्स को एज वेल एज फॉरेन बॉडीज को रिकॉग्नाइज कर लेती है. मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस रेस्पेक्ट. सेकेंड वन क्या है? समटाइम ड्यू टू जेनेटिक, और ये हमारा आंसर है ना, समटाइम ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन द बॉडी अटैक्स सेल्स. वो अपनी खुद की सेल्स को मतलब मारने लग जाती है. अब आप ये इसको इस तरह से समझ लिए. देखिए हमने पढ़ा पोलन टिश्यू इंटरैक्शन, वहां पे भी हमने पढ़ा था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. वहां पर हमारी बॉडी अपनी खुद की सेल को रिकॉग्नाइज कर रही थी और उसके हिसाब से अनकम्पैटिबिलिटी, मतलब बॉडी हैज सर्टेन मैकेनिज्म टू रिकॉग्नाइज सेल्फ सेल्स. लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा. वो एबिलिटी खत्म हो गई ड्यू टू जेनेटिक रीजन. वहां जेनेटिक रीजन से कंपेटिबिलिटी आ गई थी, यहाँ इनकम्पेटिबिलिटी है ना, यहाँ पे वो नहीं हो रहा. तो इससे क्या हो रहा, हमारी बॉडी खुद की सेल्स को मारने लग जाती है. दिस रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द बॉडी एंड कॉल्ड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. अब ये आपने नाम सुना है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होती है वो किसी लोगों को हो जाती है जिसके अंदर बोन्स डिफॉर्मिंग होती है, ठीक है, which affect many people in our society and it is an autoimmune disorder. ठीक है, तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पे उसकी मसल्स एंड बोन्स जो होती हैं वो डिकम्पोज होने, डिजनरेट होने लगती है, बिकॉज और इम्यून सेल्स जो है वो खुद उनको जाकर मारने लग जाते हैं. अब उनको क्या कर सकते हैं अपन? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को रिड्यूस करेंगे और क्या करेंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते, और एंटीबायोटिक दे देंगे और पेन किलर दे देंगे. इसके अलावा हमारे पास कोई इसका तरीका नहीं है. ठीक है, सो फार वी डोंट हैव प्रॉपर क्योर फॉर दिस डिजीज. तो ऑटोइम्यूनिटी समझ आ गए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर समझ आ गए आपको. आई थिंक सो इट इज क्लियर टू यू. अब हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. अब हमारी सबने पढ़ रखा है इम्यूनिटी हमारी बॉडी में किस कारण से है. वो हमने पढ़ा है कि इट इज बिकॉज ऑफ WBCs. कौन कौन से टाइप की है? दो तरह की है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे? वो ह्यूमरल क्या कहते हैं इम्यूनिटी बनाएंगे, और टी क्या करेंगे? वो सेल मेडिएटेड बनाएंगे. लेकिन वो जाएंगे कहाँ पे? बन तो गई आपने बोला, लेकिन वो पहुंचेंगे कहाँ से, कैसे उस जगह तक वेयर दे हैव टू वर्क. तो वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. देखिए, ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स. लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन है जहाँ पे कि ये पैथोजन से फाइट करेंगे, है ना. तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज. ठीक है. As you are read, immune system is unique in the sense of recognizing foreign antigens and respond these and remember them. पहली बात तो उनको पहचानेगी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के हिसाब से, फिर उसके हिसाब से उसमें रेस्पॉन्ड करेगी और फिर उसको रिमेंबर भी करेगी आगे के लिए. ठीक है. द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन. वो भी अपन ने पढ़ा, इम्यूनोग्लोबिन जी टाइप के एंटीबॉडीज थे वहां पे. ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये भी हमने पढ़ा, वेयर आवर बॉडी फेल टू रिकॉग्नाइज बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. वही एंटीजन ही यहाँ पे काम आ रहा है, यहाँ एंटीजन को पहचान ही नहीं पा रही हमारी बॉडी. ठीक है, तो ये हो गया. और रोल ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. इन तीनों में हम पढ़ते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन. लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहाँ पे कि फॉरेन बॉडीज और हमारी बॉडी का एक्चुअल कांटेक्ट होता है. और बॉडी एंड फॉरेन बॉडी कम्स इन कांटेक्ट. सो इट कैन बी लिम्फ, it can be certain organs, it can be a certain place where these things are there. तो देखिए, these are those organs where origin and maturation and proliferation of lymphocyte occurs. ठीक है, वहां पे lymphocyte बनेंगी, वहां पे वो मैच्योर होंगे और उनके नंबर बढ़ेंगे. The primary lymphoid organs are bone marrow and thymus. तो ये वो दो जगह हैं जिनको हमने कहा था, स्कूल का दिया था अपने, बोन मेरो बनाता है और बोन मेरो में ही वो मैच्योर हो सकती है या थाइमस में. इफ दे आर मैच्योरिंग इन द बोन मेरो दे आर कॉल्ड बी लिम्फोसाइट. इफ दे आर मैच्योरिंग इन थाइमस दे आर कॉल्ड टी लिम्फोसाइट एंड देयर फंक्शन वी ऑलरेडी स्टडीड. ठीक है. अब देखिए आगे क्या, आफ्टर मैच्योरेशन मैच्योर तो हो गए लेकिन वो वहीं थोड़ी काम करेंगे. तो क्या होगा, देखिए, लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैच of the intestine and appendix. तो ये वो जगह है जहां पे कि ये फॉरेन बॉडी से पंगा लेंगी. कहाँ पे? स्प्लीन, छोटा सा ऑर्गन होता है इंटेस्टाइन के ऊपर, और स्प्लीन इज एक्चुअली अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जहाँ सारी आरबीसी मरने के बाद वहां पहुंचते हैं. लिम्फ नोड्स, बॉडी में जगह जगह लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे सोलन स्ट्रक्चर्स,
ठीक है, जहाँ पे कि जो है मतलब लिम्फ आता है, लिम्फ हैज गॉट सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ WBCs, दैट इज लिम्फोसाइट, दैट इज दिस टाइप ऑफ सेल्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इम्यूनिटी। फिर टॉन्सिल्स जगहों पे, ठीक है। पेयर्स पैच जो इंटेस्टाइन में है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड अपेंडिक्स, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट अपेंडिक्स, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर अस, बट इट आल्सो इज रिस्पांसिबल और एसोसिएटेड विद द providing immunity. The secondary lymphoid organs provide the site for interaction, क्या कर रहा है देखिए, site for interaction of lymphocytes and antigen, उन दोनों को मिलने का, उनको लड़ने का, उनको फाइट करने का और उनको रेजिस्ट करने की जगह बना रहा है, ठीक है। We can see here some of the secondary lymphoid organ. ये lymphatic vessels है, thymus is there, which is the primary lymphoid organ, and the lymph nodes are there. Lymph nodes आप देख सकते हैं, ये गोल गोल से स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखे हैं डॉट्स के अंदर। ये lymph nodes वो जगह है जहाँ पे कि lymph थोड़ी मोटी हो जाती है ना, और वहाँ पे आगे वॉल्व रहता है, तो ये वो जगह रहती है जहाँ पे WBCs काफी सारे पड़े रहते हैं। जैसे पैथोजन आएगा उसको वो मार देंगे, ठीक है। तो देखिए, द इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट एंड एंटीजन व्हिच देन प्रोलिफरेट एंड बिकम इफेक्टर सेल्स, ठीक है। तो जहां ये पहुंच जाएंगे वहां पे लड़ेंगे और उनको हम इफेक्टर सेल कहते हैं। द लोकेशन ऑफ द वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन इन 8.45, यहाँ पे तो 3 ही दिखा रहे थे। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, क्योंकि जितनी भी WBCs, बल्कि RBC, प्लेटलेट्स, WBC सब कुछ वहीं बनता है, तो ऑल द WBCs आर एक्चुअली मेड इन बोन मैरो, ठीक है। अब उसमें से कुछ वहीं मैच्योर होती है, सम मूव टू द थाइमस टू गेट मैच्योर। सो द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो कौन है, बोन मैरो। तो बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स बिकम cells including lymphocytes are produced, ठीक है। द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन नियर हार्ट, देखा यहाँ पे थाइमस की पोजीशन, आगे लिखा भी होगा इसके कि ये तो डिजनरेट हो जाता है। Thymus is lobed organ located near the heart and beneath the breastbone, ठीक है। The thymus is quite large at the time of birth, but it keeps reducing in size as age, and by the time puberty is attained, it reduces to a very small size. और फिर बच्चा कुच्चा जो है उसका डिजनरेशन जो है वो ओल्ड एज में हो जाता है। ओल्ड एज में आता है तो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाती है, ठीक है। फिर वहां पे तो उसका कोई काम ही नहीं रहा। Now, both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes. Bone marrow and thymus दोनों जो हैं वो बना रहे हैं environment, micro environment मतलब खास suitable जगह जहाँ पे कि T lymphocytes बनेंगे। The spleen are the large bean shaped organ, and it mainly contain lymphocytes and the phagocytes, and it act on the filter of blood by trapping the blood-borne microorganism. Next क्या है, spleen. Blood जैसे circulate होकर के spleen में पहुंचेगा, there is a filter, and there whenever they come across any foreign bodies, immediately these lymphocytes will start killing them. Okay, तो ये भी हो गया। शेप इसका याद रखिए, कहाँ पे मिलता है मैंने आपको बताई दिया, इंटेस्टाइन के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। The lymph nodes are very small, solid structure located in the different points of the along the lymphatic system, पूरी बॉडी में होते हैं lymph nodes, ठीक है। क्या जानते हैं आप lymph nodes के बारे में? What is lymph, by the way? तो क्या, हम दूर दूर बैठे हैं तो मैं कम ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्लास में होते तो पूछते रहते हैं, हाँ। क्या होता है lymph? lymph क्या होता है? सर वो जो येलोइश वेसल्स होते हैं ब्लड में वो लिम्फ होते हैं, लिम्फ नोड्स होता है। वो तो वेसल्स होंगे तो लिम्फ वेसल्स हो जाएंगे वो, ठीक है। क्या होता है ना, देखिए कि और सिस्टम इज सच कि देयर इज अ नीड ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। ये तो जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, खाना खाया और डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको इस सेल तक कैसे पहुंचना है, इस सेल तक फूड कैसे पहुंचेगा, तो ब्लड लेके आएगा। तो ब्लड कैसे लाएगा, ब्लड वेसल सब जगह खुली रहती है क्या, खुली तो हो ही नहीं सकती। अगर खुली रहेंगे तो फिर तो ब्लड तो सारा बाहर आ जाएगा बॉडी का, एंड इफ द ब्लड कम्स आउट देन देयर विल बी नो मोर ब्लड, तो हमको कंटिन्यूसली ब्लड बनाना पड़ेगा, विच इज इम्पॉसिबल।
ठीक है, तो हमारी बॉडी ने उसका एक बड़ा सुंदर सा तरीका बनाया। उसने क्या किया कि मोटी आर्टरीज, ठीक है, सबसे मोटी आर्टरी एओर्टा, उसके बाद काफी सारी डिवीजन आर्टरीज हैं, वो छोटी छोटी आर्टरीज हैं, उनको अपना आर्टरीज कहते हैं। फिर और छोटी हो जाती हैं तो आर्टरियोल्स हो जाती हैं, फिर वो टिश्यूज में आ जाती हैं एंड दे बिकम वेरी फाइन एंड देन दे आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो ये मान लीजिए कैपिलरीज है, ये आर्टरीज थी, आर्टरीज से ये कैपिलरीज हो गई। तो द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल थिक, सो थिन इट इज, ठीक है, थिनर देन एनी सब्सटेंस व्हिच यू हैव सीन ऑन योर होम। आपके घर के आसपास जितनी भी चीजें घर में, घर के अंदर, घर के आसपास कोई भी चीज आपने बिल्कुल महीन सी देखी, उनसे कई गुना पतली है वो एक सेल की थिकनेस रखती है। सो क्या होगा, व्हेन द ब्लड इज कमिंग विद ग्रेटर फोर्स, द वॉल्स कैन नॉट विथस्टैंड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल फिल्टर आउट, ooze आउट। कौन कौन जाएगा बाहर? प्लाज्मा में जो वाटर है वो जाएगा, प्लाज्मा में डिसॉल्व सब्सटेंसेस लाइक ऑल द न्यूट्रिएंट्स विल गो, सम अमाउंट ऑफ वेस्ट विल आल्सो गो, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस विल आल्सो गो, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी के पास तो अपने खुद के सूडोपोडिया होते हैं, तो वो इतने यूं करकुरा के वो भी बाहर आ जाएंगे। कौन नहीं आएगा? आरबीसी कैन नेवर कम बिकॉज दे आर लार्ज इन साइज। प्लेटलेट्स विल आल्सो नॉट कम, उनको उनके पास कोई वो कुछ भी नहीं है सब बाहर आने का, ठीक है, और उनकी जरूरत भी नहीं है बाहर आने की। और बड़े मॉलिक्यूल रहते हैं प्रोटीन्स वगैरह के, वो भी नहीं आएंगे। ये जो चीजें आई हैं, देखिए मान लीजिए कि 5 लीटर ब्लड हार्ट से रवाना होता है, तो करीब 1 लीटर ब्लड जो है वो ऐसा फिल्टर हो जाएगा पूरी बॉडी में, लिटिल मोर देन 1 लीटर। तो इसका मतलब वापस आएगा हार्ट में तो 4 लीटर ही आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। सो इन फैक्ट द ब्लड इज नॉट एग्जैक्टली 5 लीटर। ब्लड को प्लाज्मा को मिला लेंगे तो इट विल बी ओवर 6.5 लीटर्स। तो वो जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो अपने 5 लीटर अभी बोला है, लेकिन उसमें प्लाज्मा जो टिश्यूज के अंदर फिल्टर होकर के बाहर चला गया है, ब्लड का प्लाज्मा जिसको हम लिम्फ कहेंगे वहां पे, या टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, दैट इज अगेन कलेक्टेड बैक। वो कलेक्ट होने के लिए खुली डक्ट्स मिलेंगी वहां पे। सो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड रहेगा वो अपने आप से, जैसे नया फ्लूइड आया, पुराना फ्लूइड जो है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा सेल में, वो इसमें से अंदर घुस जाएंगे। एंड देन देयर आर नंबर ऑफ प्लेस द लिम्फ नोड्स आर देयर व्हिच हैव एन एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड पुश दिस फ्लूइड, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। सो एक तरह से इन्होंने एक दूसरा ओपन सिस्टम बना दिया जो कि वहां से लिम्फ को कलेक्ट करेंगे और ब्लड में लाके मिला देंगे। सो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिमेन सेम। अब ये खुलना जरूरी था, कैपिलरीज को पोरस होना जरूरी था। इफ द कैपिलरीज आर नॉट पोरस, द थिंग्स विल नॉट कम आउट इन द टिश्यू, और जो टिश्यू की सेल्स हैं वो तो मर जाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ। हम कह रहे हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन यही है ना, थिंग्स मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। तो ब्लड के अंदर तो हर चीज ज्यादा ही है, टिश्यू में तो हर चीज कम ही है, तो ये चीज यहाँ से बाहर ही निकलेंगी। तो आप इसको ऊजिंग आउट कह दो, आप इसको ऑस्मोसिस कह दो, आप इसको डिफ्यूजन कह दो, आप इसको अपनी भाषा में जो भी चाहे बोल दीजिए, ऊजिंग आउट कह दो, फिल्ट्रेशन बोलो, जो भी कह दो। सो दिस विल लीड अप कलेक्शन ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू, इसको वापस लाना है, और इसी के अंदर WBCs हैं, और यही जरूरी है, यही जाके टिश्यू के अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे वो मारेंगी और इन्हीं को वापस उठा लाएंगे वहां से, और ला करके फिर लिम्फेटिक नोड्स के अंदर फंस जाते हैं। एंड देयर इज अ रियल फाइट, ठीक है। सो ये हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है, हर रोज हर टाइम चलता रहता है। हम कितनी बार हाथ धो के खाना खाते हैं, हम कितनी बार हमारे बॉडी पे जो कट लग जाते हैं उसको ड्रेसिंग कराने जाते हैं, हम कितनी बार रोजाना शेव करते हैं, देयर आर माइक्रो कट्स होते ही रहते हैं, ठीक है। हम खुजलते हैं, कई सारी सेल्स को हम डैमेज कर देते हैं, वहां से रास्ता बन जाता है बाहर से अंदर चीजों को जाने। द पैथोजेंस आर एंटरिंग फ्रॉम आईज इवन दो देयर इज अ वेल प्रोटेक्टेड सिस्टम, बट वहां से भी जा ही रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर पैथोजेंस विल कीप ऑन एंटरिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, ठीक है। तो थर्ड लाइन जो है लिम्फोसाइट्स है वो वहीं पे जाके खत्म करते हैं, कहाँ पे? लिम्फेटिक नोड्स के अंदर, इन द टिश्यूज एंड इन द स्प्लीन एंड द अदर प्लेसेस, ठीक है। द स्प्लीन, अच्छा स्प्लीन तो हो गया। तो lymph nodes are small solid structure located in the different points along the lymphatic system. Lymph nodes save and trap the microorganism, save to trap microorganisms from other antigen, and this happens to get into the lymph and tissue fluid.
Antigen trapped in the lymph nodes are responsible for activation of lymphocyte present there and cause immune response. ठीक है, तो ये हो गया ना। एक खास वर्ड है यहाँ पे माल्ट, इसको भी पढ़ लेते हैं। कि जितने भी म्यूकोसल एसोसिएटेड है नाक में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहां जहां पे म्यूकोस यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में, ठीक है, तो ये देखिए लिखा है दीज आर लिम्फोइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनाइटल। इन सब जगह पे वो स्लाइमी म्यूकस रहता है नाक में, छोटे बच्चों को देख लिए बाहर आ जाता है है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज देयर एंड यूरिनोजेनाइटल सिस्टम आल्सो इट इज देयर व्हिच इज अ स्लाइमी सब्सटेंस। एंड इनके अंदर खास तरह की सेल्स मिल रही है लिम्फोइड टिश्यू, और वो क्या कर रहे हैं देखिए, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू MALT, ये वहां से घुसे हुए माइक्रोब्स को मार देंगे। तो जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े होंगे क्लास 11 तो हमने पढ़ा होगा नोज जो है इट हैज गॉट म्यूकस एंड म्यूकस traps and kills the foreign bodies. ठीक है, सेम इज देयर इन द इंटेस्टाइन, सेम इज देयर इन द यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। तो ये तो खुली जगह है ना, यहाँ से तो घुसेंगे ना। अब इट इज टोटली ओपन, माइक्रोब्स आर फ्री टू एंटर। डाइजेस्टिव सिस्टम के लोग मुंह खोल के सोते हैं। एवरी टाइम वी आर टेकिंग फूड ना, हमारा खाना कौन सा हर टाइम प्रेशर कुकर के अंदर बंद ही रहेगा। जब हमको खाना होता है हम उसको खोले। आइडियली फूड इज वेल प्रोटेक्टेड व्हेन फूड इज कुक्ड इन द प्रेशर कुकर। तो the temperature goes 160 डिग्री सेल्सियस and now it is packed from all sides. तो फॉरेन से तो कुछ बाहर से तो कुछ जा नहीं सकता ना। सिस्टम ये होता है कि उसमें हम ट्यूब डाल देते और डायरेक्टली अंदर ले लेते तो कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में नहीं जाता। बट ऐसा तो होता नहीं है ना, वी विल हैव टू कीप इट ओपन, ठंडा भी करेंगे है ना, और फिर ठंडा करके फिर उसके बाद हम उसको प्लेट में लेंगे। दिस इज द टाइम thousands and thousands of microbes are keep on entering in our food. This is the time when we are taking number of microbes are entering in our food. Now you can imagine ढाबा जहाँ पे खाना सुबह बना है दिन भर खुला पड़ा रहता है, कितने माइक्रोब्स घुस गए होंगे उसके अंदर। वो जो चाट वाला है जो सुबह आलू उबाले हैं और लेकर के आया है उसमें कितने माइक्रोब्स घुस गए होंगे। तो ये लिम्फोइड सिस्टम जो है वो हमको बचा रहा है। The mucosal associated lymphoid tissue is protecting, ठीक है। तो दिस रिमेंबर द मार्क एंड ये क्या लिखा, इट कंस्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द बॉडी। जितना भी आप पूरी बॉडी के अंदर है उसका 50% तो इन तीन जगहों पे ही है, यहाँ यहाँ और यूरिनोजेनाइटल सिस्टम 50%। नाउ यू कैन इमेजिन द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी रिक्वायर्ड बाय दीज ओपनिंग्स, ठीक है। हैड दिस बीन नॉट ओपन, और अगर हम वास्तव में कह देते कि यहाँ पर हमारा इतना अच्छा फिल्टर होता है कि माइक्रोब घुस ही नहीं सके तो इन सब की जरूरत ही नहीं होती डाइजेस्टिव सिस्टम। बट वी कांट डू दैट, we can't do that. Urogenital system has to remain open, the mouth has to remain open at least every time when we are speaking, every time we are breathing in, every time we are taking food in, तो खुलेगा ही खुलेगा कम से कम। And then nose तो हमेशा खुला ही रहता है। तो these are the most susceptible to the entry of foreign bodies, and यही जगहों से सबसे ज्यादा पैथोजन घुसते हैं। That is why 50% of the total immune system is only working here, ठीक है। That's all today. Tomorrow हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में, ओके। और नेक्स्ट वीक छुट्टी, तो छुट्टी उट्टी की घोषणा हम कर देंगे आगे। गुड डे चिल्ड्रन, एंजॉय डे। सर Thank you, sir. हेलो सर आप